Welcome to e-learning science. We are continuing the lectures of endocrinology and control and coordination, and this is our fifth lecture. And today our lecture will be on adrenal gland. Adrenal gland. Adrenal gland. जैसा कि हमको पता है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है दिस इज वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड, और इस एड्रिनल ग्लैंड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। किस तरह से है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के दो लोब्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के दो पार्ट्स, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। और एक पार्ट ऐसा है जिसमें इतने इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे जिनका जो रिस्पॉन्सिबल है, जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है हमारे मिनरल के बैलेंस के लिए, हमारे वाटर के बैलेंस के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये हार्मोन्स जो है दे डू द मिनरल बैलेंस, दे डू द ब्लड प्रेशर बैलेंस, दे डू द ऑस्मोटिक बैलेंस। और एक रीजन ऐसा है जिसमें हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स ऑफ फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले इस एड्रिनल ग्लैंड को हम शुरू करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड जो है, एड्रिनल ग्लैंड इज डिवाइड, पहले लोकेशन कहाँ है, वेयर इज एड्रिनल ग्लैंड लोकेटेड। इसका लोकेशन होता है, जो हमारे पास किडनी है, वी हैव किडनीज एंड इट इज लोकेटेड ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ किडनी। इट इज लोकेटेड ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ किडनी और सुप्रारीनल। सुप्रारीनल मीन्स ये एंटीरियर साइड ऑफ किडनी में होता है, एंटीरियर साइड ऑफ किडनी में होता है, और सुप्रारीनल यानी किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर। दिस इज एड्रिनल ग्लैंड। देयरफॉर अगर ये दो किडनीज है, दीज आर द टू किडनीज एंड this gland is located on the anterior side of kidney and is present suprarenally like a cap. ऐसा लगता है जैसे कैप है। तो एड्रिनल ग्लैंड हमको किडनी के ऊपर वाले पार्ट पे मिलेगा, राइट। एड्रिनल ग्लैंड जो है, इनका नंबर कितना होगा, दे आर ऑब्वियसली 2 in नंबर, 1 here and 1 there। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है दे आर 2 in नंबर। एड्रिनल ग्लैंड को हम ब्रॉडली डिवाइड करते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड सेकेंड इज एड्रिनल मेड्यूला। वी हैव टू पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला। दोनों रीजन्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहां बताऊंगा, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, फॉर एग्जाम्पल ये एड्रिनल ग्लैंड हम बनाएंगे। इस एड्रिनल ग्लैंड में हमारे पास दो रीजन्स है, वन इज द कॉर्टेक्स एंड सेकेंड इज द मेडुला। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मेडुला। ये हम मान के चलते हैं ये जो वाला रीजन है, दिस इज मेडुला, दिस इज द मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक कैप्सूल होता है, देयर इज ए कैप्सूल, इसके ऊपर एक कैप्सूल होता है। और इसके बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, दिस इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, दिस इज गोइंग टू बी एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड दिस इज गोइंग टू बी एड्रिनल मेडुला। दिस इज एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला इज द इंटीरियर पार्ट, इट इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, whereas adrenal cortex is the superficial part, a peripheral part of adrenal gland. If we see the two regions, although the two regions are present in the same gland, एक ही ग्लैंड के दो रीजन्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है इन दोनों रीजन्स का ओरिजिन अलग है। दे हैव अ डिफरेंट ओरिजिन, वन। सेकेंड, दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर अलग है। एंड थर्ड, they differ in functions as well. All the two regions, being adrenal cortex or adrenal medulla, although they are the parts of the same gland, but here we see they differ from each other in not only in origin but also in structure and function. They have a different origin, they have different structures, and they have the different function, although they are being the parts of the same gland. ऑरिजिन की बात करेंगे तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है, इट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, इट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, राइट। मेडुला की बात करेंगे तो इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। तो इसका ऑरिजिन मीजोडर्मल है और इसका ऑरिजिन जो है वो एक्टोडर्मल है। इट इज मीजोडर्मल इन ऑरिजिन एंड इट इज एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन, राइट।
टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस एड्रिनल कॉर्टेक्स। हम इस वाले लेक्चर में एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करेंगे। व्हेन वी सी दिस एड्रिनल कॉर्टेक्स, लेट अस मूव ऑन। व्हेन वी सी दिस एड्रिनल कॉर्टेक्स, इस एड्रिनल कॉर्टेक्स की जब हम बात करेंगे, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, आई टोल्ड यू दिस इज द सुपरफिशियल पार्ट। इसके नीचे होता है कौन? एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स, पहले ही मैंने बोला, इट इज कॉर्टेक्स इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, कॉर्टेक्स इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। और इस एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोनेशन होता है। इट इज सराउंडेड बाय ए कैप्सूल एंड इट हैज जोनेशन। इसके 3 जोन्स होते हैं। इस एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 जोन्स होते हैं। कौन कौन सा? पहला जोन है ग्लैमेरुलर जोन, ग्लैमेरुलर जोन। सेकंड इज fascicular zone, and the third is reticular zone. It has zonation. It has 3 zones. Glomerular zone, for example, if I will say this is the glomerular zone, for example, this zone is the ये जो zone है, इसको मैं मानूंगा this is the glomerular zone, right? This is glomerular zone. Second part is the fascicular zone. This is, for example, this is going to be the fascicular zone. That is this. Let us suppose this is fascicular zone. ये सारा का सारा जो है, let's consider this is the fascicular zone. And then it has the reticular zone. It has the reticular zone, and let us suppose this part of the adrenal cortex is a reticular zone. So there are 3 zones: glomerular zone, fascicular zone and reticular zone. These are the 3 zones. अब इन ही zones की हम थोड़ी सी बात करेंगे। इन zones में खास क्या बात है, देखिए। If we see this glomerular zone is the outer zone, right? It is the outer zone. ये बाहर वाला है, सबसे बाहर वाला glomerular zone है। ये मिडल वाला है, ये बीच वाला है, और ये इनर वाला है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एड्रिनल मेडुला है। तो वी हैव आउटर, मिडल एंड इनर जोन। इफ वी सी हाउ मच, ये कितना कंट्रीब्यूट करता है एड्रिनल ग्लैंड का। ये जोन जो है ग्लैंडुलर जोन, इट कंट्रीब्यूट्स 15% ऑफ टोटल एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का 15% ग्लैंडुलर जोन बनाता है, और एड्रिनल ग्लैंड का एक अच्छा खासा पोर्शन, and that is equal to 50%. The 50% is formed by the fascicular zone. 50% fascicular zone बनाता है. This means this is the widest part of glomerular this adrenal gland. सबसे wide यही होगा, क्योंकि ये बनाता है 50%, and this is going to make 7% only. It makes the 7% of total adrenal gland. इसके बाद जो इस ग्लैंडुलर जोन से हमें हार्मोन्स मिलते हैं, उन हार्मोन्स को कलेक्टिवली हमने एक नाम दिया है। उनको हम बोलते हैं corticoids. The hormones which are secreted by glomerular zone are known as mineralocorticoids. The mineralocorticoid में सबसे important example है हमारे पास aldosterone. Aldosterone is the example. It is the principal mineralocorticoid. इस जोन का, पहले वाले जोन का, यानी ग्लैंडुलर जोन का काम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को बनाना, और सबसे इंपॉर्टेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड है एल्डोस्टेरोन, राइट? मिडिल जोन की बात करेंगे, फैसिकुलर जोन की बात करेंगे। इस फैसिकुलर जोन से जो हार्मोन्स हमको मिलते हैं, उनको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। दे सेक्रेट glucocorticoids, for example cortisol. तो इस रीजन का काम है glucocorticoids को secrete करना, right? Then we have the reticular zone. Reticular zone is secreting the sex corticoids. The function of reticular zone is to secrete the sex corticoids, right? And the example is, for example, we have androgens. Androgens are sex corticoids. ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात,
इस जोन को स्टिमुलेट कौन करेगा? देखिए, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमने बात की है, हमने बोला है जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, adrenal cortex is under the control of the secretion of the hormones of adrenal cortex is under the control of ACTH. ACTH means adrenocorticotropic hormone. हमें अगर हम बिल्कुल सीखे ना सप्लीमेंट्स जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं, डिस्कस करेंगे, तो हमने बोला था वी हैव adrenocorticotropic releasing factor. एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर ARF. ये रिलीजिंग फैक्टर सेक्रेट करता था हमारा हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस से ये रिलीजिंग फैक्टर चला जाता था इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में. इन द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ये बनवाता था एक हार्मोन जिसका नाम था ACTH. तो इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इज गोइंग टू फॉर्म द हार्मोन ACTH, एंड दिस ACTH acts on the adrenal cortex. It acts on the adrenal gland, but not medulla, only adrenal cortex. It will act on the adrenal cortex and will allow the release of mineralocorticoids, glucocorticoids, sex corticoids from glandular, fascicular and reticular zone respectively. तो इसका काम होता था कि इनको secrete करना, right? तो इसका ये किसके कंट्रोल में होगा? It will be under the control of ACTH. This is also under the control of ACTH. Its secretion is also under the control of ACTH. But here I will add one more thing. This is also under the control of renin-angiotensin system. This is also under the control of renin-angiotensin system. Because renin-angiotensin system is the system which is involved in increasing the blood pressure. Whenever we have a fall of blood pressure, it is being increased with the help of renin-angiotensin system. And this system also activates the secretion of mineralocorticoids from the glandular zone, right? So this is what I can say about this. Then after this, when we see, for example, I will tell you this adrenal cortex. This adrenal cortex, I will make a differentiation between adrenal cortex and adrenal medulla. My question is, who is the vital part? Who is the vital tissue? Whether it is adrenal cortex or adrenal medulla. Although adrenal medulla is the hormone of fight, fright, and flight, because the medulla is going to secrete two main hormones. One is the epinephrine, and second is the norepinephrine. Is the adrenal cortex or adrenal medulla who is going to be vital for your life? Yes. Remember, it is the adrenal cortex which is vital for our life. We cannot live without adrenal cortex. Yes, if there is adrenal, if we can remove even adrenal medulla, things are not going to change much because we can manage that. But we cannot manage the removal of adrenal cortex. So adrenal cortex is going to be vital for your life. ये बहुत important है आपकी life के लिए, right? And all the hormones, whether mineralocorticoids, glucocorticoids, sex corticoids, इनका nature क्या है? All the hormones are steroids in nature. सारे के सारे hormones steroids होते हैं. Adrenal cortex जो है, it is rich in cholesterol. It is rich in cholesterol. It is rich in cholesterol, and it is rich in vitamin C. And all the hormones which are secreted by adrenal cortex, चाहे वो आपका ग्लैंडुलर जोन हो, fascicular zone हो, reticular zone हो, सारे के सारे हार्मोन्स जो है वो स्टीरॉइड्स है. They are all steroids, right? That's one part. Second part, when we discuss, we will discuss one by one these three zones. सबसे पहले हम बात करेंगे पहले जोन की, that is glandular zone, and the hormones secreted by them are mineralocorticoids. The hormone secreted by them is mineralocorticoid. सबसे important mineralocorticoid, principal mineralocorticoid का नाम है aldosterone. 95% of mineralocorticoid is formed by this hormone aldosterone. Aldosterone is very important hormone. I will tell you why.
क्योंकि एल्डोस्टेरोन it regulates electrolyte balance. It regulates electrolyte balance, one. Second, it regulates water balance. Third, it regulates osmotic balance, and it also helps in maintaining the blood pressure. See, number of functions: electrolyte balance, water balance, osmotic balance, and it also maintains the blood pressure. The question is what this aldosterone is going to do. The aldosterone, how these things are being regulated by the aldosterone. The aldosterone is functioning by, the function of aldosterone is to increase the reabsorption of sodium, from DCT, distal cannulated tubule, and collecting duct. इसका काम है reabsorption बढ़ाना सोडियम का DCT से और collecting duct से, और इसका काम है it increases the excretion of potassium. That's all. It increases the excretion of potassium. यानी इसका काम है किडनीज में जो हमारे पास फिल्ट्रेट होता है, इस फिल्ट्रेट में ये पोटेशियम को ऐड करवाता है. यानी इसका मतलब इस पोटेशियम का रिमूवल होता है यूरिन के साथ, और यूरिन के साथ पोटेशियम चला जाएगा तो ब्लड में इसका लेवल कम हो जाएगा, राइट. एंड दूसरा फंक्शन, इट इंक्रीजेस द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम. ये सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन का मतलब है इसको फिल्ट्रेट से उठा के ब्लड में ले जाएगा. सोडियम को फिल्ट्रेट से उठा के ये ब्लड में ले जाएगा, और इसको कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन. ये इसकी रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाता है दो जगह. एक तो ये बढ़ाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और दूसरा कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन में, राइट. अब देखिए, अगर सोडियम, अगर इससे हम बता सकते हैं, इस चीज से हम बता सकते हैं, हाँ इसका काम है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. क्योंकि हमारी बॉडी में सोडियम का एक खास लेवल है, पोटेशियम का एक खास लेवल है. वी कैनॉट अफोर्ड हाइपोनेट्रीमिया, वी कैनॉट अफोर्ड हाइपरनेट्रीमिया, वी कैनॉट अफोर्ड डिक्रीज इन पोटेशियम लेवल और सोडियम लेवल, और इंक्रीज इन पोटेशियम और सोडियम लेवल, राइट. तो हम इन लेवल्स को मेंटेन, हमारी बॉडी में ये लेवल सोडियम और पोटेशियम का मेंटेन है. कौन रखता है? ये रखने वाला जो है वो है कौन? दैट इज दिस एल्डोस्टेरोन, राइट. इसके अलावा अगर हम, तो इसका मतलब इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. सी, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस. हाउ? देखिए, अगर सोडियम फिल्ट्रेट से निकल के ब्लड में जा रहा है, सोडियम इज कमिंग फ्रॉम द फिल्ट्रेट मूविंग टू द ब्लड, राइट. सोडियम का ऑस्मोटिक टेंशन है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है. इसका मतलब सोडियम अगर ब्लड की ओर मूव करेगा, मैं बोलता हूं जहां सोडियम वहां पानी. wherever sodium will go, the water will follow it. wherever the sodium will go, the water is going to follow it. जहां सोडियम जाएगा वही वाटर भी जाएगा. अगर सोडियम ब्लड में जा रहा है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर विल आल्सो बी रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, राइट. तो इसका मतलब ये वाटर को कंजर्व करता है, ये वाटर को वेस्ट होने से बचाता है. अदरवाइज दिस वाटर इज गोइंग टू मूव थ्रू द यूरिन एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेस्ट. तो ये इस वेस्टेज ऑफ वाटर को भी रोकता है, राइट. तो देयरफॉर इट इज इन्वॉल्वड इन वाटर बैलेंस एंड ऑस्मोटिक बैलेंस. ऑब्वियसली when we deal with electrolytes, when we deal with sodium, definitely we are dealing with the osmotic pressure as well. So if sodium is moving from one region to another region, there is some osmotic changes, and these osmotic changes are in such a way that it maintains our homeostasis. So osmotic balance के लिए भी ये responsible है, because movement of sodium moves the water with it. तो osmotic balance भी करता है. And it also regulates the blood pressure. Blood pressure का एक रोल है, वो हमने शायद डिस्कस किया है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम में, क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग RAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. क्योंकि जब भी रेनिन एक्टिवेट होता है तो angiotensin जीन is going to get converted into angiotensin 1 and angiotensin 2. Anyways,
एंजियोटेंसिन सेकंड का एक काम ये भी होता है कि वो एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को बढ़ाता है। अगर एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन बढ़ गई तो ज्यादा से ज्यादा सोडियम ब्लड की ओर आएगा, इसके साथ साथ वाटर भी ब्लड की ओर जाएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम एंड प्रेशर बोथ इंक्रीज हो जाएगा। So blood pressure is going to increase. Whenever we have the depleting level of blood pressure, whenever we have hypotension, then definitely this aldosterone is going to get activated, and this aldosterone makes the availability of sodium to the blood. The availability of sodium will also cater the water towards it, and ultimately what will happen? There will be increase in the blood volume, and definitely there is going to be increase in the sodium level, increase in sodium level in the blood, which is going to increase the blood pressure. That's also one thing. So it maintains water balance, osmotic balance, and blood pressure, right? So this is the role of adrenal glomerular zone. Now let's move to the second zone. The second zone is fascicular zone. Fascicular zone, and this fascicular zone is secreting hormones which we call as glucocorticoids. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इस जोन का काम है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सिक्रीशन करना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के मल्टीफेरस यूजेस है, नंबर ऑफ फंक्शंस है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में जो हार्मोन हमारे पास है वो है कॉर्टिसोल। इट इज द प्रिंसिपल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। 95% is formed by cortisol. We have cortisone, we have corticosterone. ये सारे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। All the hormones will be steroids. Cortisol सबसे ज्यादा है। We have cortisone and corticosterone. But the principal glucocorticoid is the cortisol, right? अब देखिए, what is the function of cortisol? Function of cortisol is it regulates कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसका काम होता है रेगुलेट करना किसको? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को। देखिए, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ कॉर्टिसोल। नंबर 1, इसका फंक्शन है इट इंक्रीजेस ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी इसका काम है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, मैंने कहीं डिस्कस किया है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा ग्लूकोज। इट विल allow the formation of glucose from non-carbohydrate sources. Non-carbohydrate source का मतलब है may be from the protein. It is not a carbohydrate. It can form this glucose from the protein, and we call this process as gluco मतलब होता है glu का मतलब होता है glucose, gluco का मतलब होता है glucose का नियो का मतलब होता है नया तरीका, यानी नया तरीका होता है कार्बोहाइड्रेट से नहीं, किसी दूसरे तरीके से, यानी प्रोटीन से जेनेसिस बनना। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का पहला रोल है। इसका मतलब दिस हार्मोन इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। नंबर 2, दूसरी बात इसका फंक्शन है, इट्स फंक्शन इज तो प्रोटीन के लिए क्या रोल है इसका? ये प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है। इट इज कैटाबॉलिक इन रोल, इट इन्वॉल्व्स ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। तो इसके बाद लिपिड के बारे में इसका क्या रोल है? इट इन्वॉल्व्स लाइपोलाइसिस, यानी ये फैट को भी ब्रेक करेगा, ये प्रोटीन को भी ब्रेक करेगा, ये ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन को हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाएगा। मुझे बोलिए, ऑल द 3 इफेक्ट्स are totally converse, are totally opposite to the effects of the insulin. If we see insulin was reducing the blood glucose level, insulin was making the protein, insulin was involving the formation of fat. So these all the 3 effects are opposite to the effect of insulin. Therefore इसकी वजह से हम बोलते हैं it has anti-insulin effect. इसका इफेक्ट जो है वो एंटी इंसुलिन इफेक्ट है, क्योंकि ये इफेक्ट इंसुलिन के अपोजिट है, तो इसका एंटी इंसुलिन इफेक्ट है। नाउ इसके बाद इसका काम है जो हमारी बॉडी में अगर पेन होगा, इट रिलीव्स द पेन, यानी इसका एनाल्जेसिक रोल भी है। ये हमारी बॉडी में पेन को कम करता है, और
इसके अलावा इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। व्हाट डज दिस मीन एंटी इन्फ्लेमेटरी? यानी अगर हमारी बॉडी में सूजन होगी, अगर हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगी, ये इस इन्फ्लामेशन को भी कम करता है। कैसे? इस इन्फ्लामेशन में आपको पता है देयर इज रिलीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स and these leukocytes are also responsible for bringing inflammation. Whenever we have any tissue injury, there is local infiltration of WBCs, and these WBCs are predominantly increased, and by these WBCs there are different effects, and which leads to inflammation. तो ये leukocytes के count को decrease करेगा और inflammation को subside करेगा। तो it has a role in decreasing the inflammation because it has some effect on inflammation. One more thing, it is anti-allergic. देखिए कितने इसके रोल हैं। Anti-allergic यानी it will reduce the number of mast cells. ये mast cells के नंबर को reduce करेगा और definitely mast cells release some allergic substance which we call as histamine. Mast cells का काम है allergic substance को release करना, जिसको हम histamine कहते हैं। जब ये मास्ट सेल्स के नंबर को कम करेगा, हिस्टामिन का रिलीज कम होगा और नतीजा एलर्जी जो है वो कम हो जाएगी। यानी इट इज अगेंस्ट द एलर्जी, ये एलर्जी को कम करता है। इट हैज एंटी एलर्जिक इफेक्ट। इसके बाद इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, इट इज इम्यूनोसप्रेसिव। देखिए बात, इट इज इम्यूनोसप्रेसिव इन एक्शन। देखिए इसका रोल है इम्यूनोसप्रेशन, WBCs को कम कर रहा है, इसका काम है इम्यूनोसप्रेशन। जब भी हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को देते हैं तो इम्यून सिस्टम डाउन होता है और इसका हमें एक एडवांटेज है, वी टेक सम एडवांटेज आउट ऑफ दिस। फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू गो फॉर सम ग्राफ्टिंग, अगर हमको ट्रांसप्लांट करना है, ट्रांसप्लांट सर्जरी करनी है, हम कोई भी टिश्यू एक इंसान से लेके दूसरे इंसान को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर डूइंग किडनी ट्रांसप्लांट्स और वी आर डूइंग द ट्रांसप्लांटेशन सर्जरीज। तो ट्रांसप्लांटेशन सर्जरीज में सबसे बड़ा इशू ये नहीं है कि हम किसी कोई ऑर्गन निकाल के किसी में दूसरे में डोनेट करते हैं। नो, द मेजर इशू ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जरीज इज ग्राफ्ट रिजेक्शन। वहां पे ग्राफ्ट को रिजेक्ट होता है बिकॉज ऑल्दो इनिशियली if we introduce some graft into some patient, then patient is taking it well initially, but after some time when the immune system is set up against this, then this graft is rejected, and that is the biggest problem. That is the biggest problem for transplantation surgeries. Transplantation surgery का सबसे प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्ट होता है, उसके रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। तो इसका मतलब हम इस चीज को कैसे सॉल्व करें? हम अगर हमारे पास एक ही तरीका है, बिकॉज रिजेक्शन इसलिए होता है क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम है एट द बैक, इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करता है एज फॉरेन और इसको निकाल देता है। तो हमारा काम रहता है कि हम इस इम्यून सिस्टम को डिप्लीट करें, डाउन करें। तो इसलिए उस वक्त हमारे पास इस कॉर्टिसोल का रोल आ सकता है क्योंकि इट इज इम्यूनोसप्रेसिव इन एक्शन, ये इम्यून सिस्टम को डिप्लीट करता है। वी टुक सच पेशेंट्स ऑन the corticosteroids so that their immune system will remain deprived, and with the result there are less chances for graft rejection. And in addition to this, it will increase the RBC count, but it will always decrease the WBC count. One more thing, this hormone corticosteroids are released whenever we are in stress. जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, हम बोलते हैं once you are in stress your glucose level is high। अक्सर बोलते हैं diabetic patients, those diabetic patients which if we have a diabetic patient and if he perceives some sort of stress, the glucose is going to raise very very high। तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन डायबिटिक पेशेंट्स में और ज्यादा होता है जब वो स्ट्रेस लेते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स, बिकॉज कार्टिकोस्टेरॉइड्स का रोल है ग्लूकोज को बढ़ाना। और अगर एक डायबिटिक पेशेंट हम लेंगे या एक नॉर्मल पेशेंट भी लेंगे, जब भी एक पेशेंट में स्ट्रेस आएगा उस वक्त उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो देयरफॉर it is also going to increase corticosteroids are going to increase at the time of stress. We also call them as stress hormones,
We also call them as citrus hormones. That's all about corticosteroid. Then we have the last zone, that is reticular zone. We will discuss the last zone, that is reticular zone. It forms the 7% of total adrenal gland. We have the last zone, third, it is reticular zone. And this zone secretes what? Sex corticoids. Sex corticoids. One point you should understand here. Sex corticoids are predominantly secreted by reticular zone. Sex corticoids जो है वो हमको reticular zone से मिलते हैं, लेकिन sex corticoids are also secreted by the fascicular zone. Fascicular zone be small quantities of sex corticoids produce करता है. अगर क्वेश्चन आता है तो ध्यान से आंसर लीजिएगा. तो sex corticoids are mainly produced by the reticular zone, and also small amount of sex corticoids are also produced by the fascicular zone. It means fascicular zone is producing a large quantity of corticosteroids and a very small quantity of sex corticoids, right? तो sex corticoids का sex corticoid कौन सा है? Sex corticoids are, we have androgens, we have androgens and estrogen. जो हमारे पास androgens है, हमारे पास है androcytinone. हमारे पास जो androgen है, that is androcytinone, right? We have androstenedione. We have dehydroepi. Androstenedione. Or we have testosterone. So these are the androgens. These are the androgen hormones which can be produced by the sex corticoids. And in case of estrogen, you know, estrogen is also one of the sex corticoid. All will be steroids. तो एंड्रोजन में हमारे पास एंड्रोस्टेनेडियोन है, डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन है, and we have testosterone. Now, what is the role of these sex corticoids? जो हमारे पास फीटस होता है, इस फीटस की मेल गोनाडल डेवलपमेंट या मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करना, एक मेल फीटस में मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करना, ये अंडर द कंट्रोल होता है किसके? एंड्रोजन के. और ये एंड्रोजन का सोर्स हमारे पास है फीटस की टेस्टिस और इसका एड्रिनल ग्लैंड. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से. मैं कहता हूं, एक अगर मेल बच्चा है, फीटस है, इनवॉर्म है. If we have a male fetus has to develop the male characters. एक मेल बच्चे को मेल कैरेक्टर्स को बनाना है, और मेल कैरेक्टर्स में लगते हैं, उनको बनने के लिए हमको लगते हैं एंड्रोजन्स, और वो एंड्रोजन का सोर्स इस फीटस की खुद की टेस्टिस है और इस फीटस का एड्रिनल ग्लैंड है. Because in the adrenal gland we have the fascicular zone who are secreting the androgens, right? तो इसका ये रोल है. सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का और एक रोल है, जैसे एक्शियल हेयर है, वी हैव एक्शियल हेयर, उन हेयर को ग्रोथ करना. वी हैव प्यूबिक हेयर्स, उन हेयर्स की ग्रोथ करना. या वी हैव द फेशियल हेयर, उनकी ग्रोथ करना प्यूबर्टी के टाइम. दैट्स आल्सो वन ऑफ द रोल ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड. देन व्हाट आर द डिसऑर्डर्स? देखिए, अगर ये हार्मोन ज्यादा होगा या कम होगा, व्हाट आर द वेरियस डिसऑर्डर्स? मैं आपको थोड़ा सा इसको नटशेल में बता दूंगा. डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं. सबसे पहला डिसऑर्डर है, उसको कहते हैं एडिसन्स डिजीज. 1. सेकेंड इज कशिंग सिंड्रोम, राइट? हम सीधे ऐसे याद रखेंगे. एंड द थर्ड इज एल्डोस्टेरोनिज्म. देन फोर्थ इज एड्रिनल virilism.
and one more thing is gynecomastia. देखिए, these are the various disorders which occur due to the hyposecretion or hypersecretion of hormones of adrenal cortex. देखिए, आपको याद रखना पड़ेगा एडिसनस डिजीज किससे होती है? Whenever there is hyposecretion यानी कमी, hyposecretion of glucocorticoids and hyposecretion of mineralocorticoids. जब भी इन दो चीजों की कमी होगी तो we see the Addison's disease. Now the question is, what will happen if glucocorticoids will not be there? What will happen? Glucose level will deplete, protein level will increase, fat level will increase. We know number जो भी effects glucocorticoids की वजह से वो reverse हो जाएंगे. Mineralocorticoids अगर नहीं आएंगे तो what will happen to the sodium level in blood? It is going to deplete. What will happen to the potassium level? It is going to increase. What will happen to the water? There will be loss of water. Large number of loss of water will be there. So the symptoms will be accordingly. And if we see the Cushing syndrome ज़्यादा यानी hypersecretion of mainly cortisol यानी corticosteroids की hypersecretion की वजह से Cushing syndrome होता है. ये तब होता है जब adrenal cortex में tumor होता है. Whenever we have any malignancy in adrenal cortex, then there will be a hyperactivity of this region, यानी fascicular region. With the result, there will be large amount of cortisol produced. और cortisol ज़्यादा होगा तो सीधी सी बात है ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन काफी ज्यादा होगा, लिपोलाइसिस काफी ज्यादा होगी एंड अदर रूल्स. राइट. एल्डोस्टेरोनिज्म. अब ये तो कार्टिसोल बढ़ गया, यहां पे क्या बढ़ गया? देयर इज इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन. यहां पे एल्डोस्टेरोन का इंक्रीज होगा यानी ग्लिकोकॉर्टिकॉइड्स का इंक्रीज होगा, एल्डोस्टेरोन का बढ़ना होगा. अब एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा तो सोडियम लेवल बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, पोटेशियम लेवल बहुत ही कम होगा. यू कैन अकॉर्डिंगली एस्टिमेट. नाउ सी एड्रेनल विरिलिज्म. एड्रेनल विरिलिज्म एक प्रॉब्लम होती है जिनको हम बोलते हैं फीमेल्स में. इट्स अ प्रॉब्लम इन फीमेल्स. फीमेल्स में क्या होता है? मेल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं. देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स. मेल कैरेक्टर का मतलब होता है जैसे मस्टिच हो गया, बियर्ड हो गया, या उनमें वॉइस जो है, वॉइस में हॉर्सनेस आ जाती है जैसे मर्द में होती है. सो वी आर सीइंग दैट देयर आर डेवलपमेंट ऑफ सम मेल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स. मेल कैरेक्टर्स इन फीमेल लाइक चेंज इन वॉइस, लाइक डेवलपमेंट ऑफ मस्टिच, ग्रोथ ऑफ बियर्ड, है ना. तो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? क्योंकि इन फीमेल्स में जो मेल सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है यानी एंड्रोजेंस है, I told you androgens are produced by the adrenal reticular zone. Reticular zone produces the sex corticoids. अब sex corticoids में भी androgens as well as estrogen. अगर फीमेल में एंड्रोजन लेवल बढ़ गया तो उनमें मेल कैरेक्टर्स आएंगे. So right, gynecomastia is development of ये तो फीमेल्स में हो गया, ये मेल्स में होगा. ये वाला डिसऑर्डर मेल्स में होगा. There is development of breasts in males. मेल्स में ब्रेस्ट्स का डेवलपमेंट होगा. इट इज ए फीमेल लाइक कैरेक्टर. एंड ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इस मेल में फीमेल सेक्स कॉर्टिकॉइड्स ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए इसमें डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स होता है. That's all about this lecture. We'll be continuing adrenal medulla in the next lecture. Thank you very much for the hearing.